देखिए सीआरपीसी के तहत आपका पिछले लेक्चर में कॉग्निजेंस या संज्ञान के बारे में चर्चा की गई थी और यहाँ से भी आपका प्री में और मेंस में दोनों में क्वेश्चन बनता रहता है। फिर एक बार आपका दोहरा दिया जाए 2-4 मिनट। अब तक हमने क्या बताया था। हम शुरू किए थे अध्याय 14 यानी कि अध्याय 14 चैप्टर 14, जिसमें कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें दी गई हैं। कार्यवाहियों का मतलब ये हुआ कि जब न्यायिक कार्यवाही या जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी तो ऐसी दशा में आपका सर्वप्रथम कौन सी कार्यवाही होगी। तो न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की कुछ जांच या विचारण शुरू करने की कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों का उल्लेख धारा 190 से लेकर 199 तक में दिया गया है, जिसमें कि सर्वप्रथम जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी वह कॉग्निजेंस होगा, संज्ञान होगा। तो कल संज्ञान की परिभाषा बताई गई थी, फिर आपका संज्ञान की समय सीमा बताई गई थी, फिर आपका ये बताया जा रहा था कि संज्ञान किन आधारों पर लिया जाएगा। तो 190 तोड़ा भी गया था कल और सीआरपीसी की धारा 190 में हमने बताया था कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। किसी भी अपराध का मतलब ये हुआ कि चाहे उस मामले में उसे दंड देने की क्षमता हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हत्या का मामला है, दुराचार का मामला है, घोर उपहत्या ग्रीवियस हर्ट का मामला है, अपहरण का मामला, व्यपहरण का मामला, इसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भले ही दंड देने की क्षमता न रखता हो, लेकिन कॉग्निजेंस की क्षमता रखता है। दूसरा ये बताया गया था कि कोई सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सामान्यतः संज्ञान नहीं ले सकता। यह तभी संज्ञान ले सकता है जब आपका सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा अथराइज किया गया हो। लेकिन यहाँ एक प्रतिबंध ये है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल उन्हीं अपराधों के जांच और संज्ञान के लिए सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अथराइज कर सकते हैं जिन अपराधों की जांच और विचारण करने की शक्ति सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सभी अपराधों का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। आपका ये सतर्क रहिए। तो किनका लेगा? तो जिनकी जांच और विचारण करने की क्षमता उसे प्राप्त है। लेकिन कब लेगा? जब वह सीजीएम द्वारा क्या किया गया हो, अथराइज। इसके बाद आपका बताया जा रहा था 190 1A 1B और 1C। आपका यहाँ तीनों समझना है और आपका एक और अंतर बनता है इंटरव्यू में भी, और आपका कह सकते हैं कि मेंस में भी बन सकता है। देखिए पहले तोड़ लिया जाए। सीआरपीसी की धारा 190(1) का 3 क्लाज में बांट दिया जाए, क्लाज ए, क्लाज बी और क्लाज सी। क्लाज ए में कहा गया है कि अपराध का संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट उन तथ्यों पर
ले सकता है यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया गया हो या परिवाद किया गया हो और परिवाद से अपराध का सृजन होता है। दूसरा आपका पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है। और तीसरा आपका किसी व्यक्ति की सूचना पर यानी कि इंफॉर्मेशन पर या अन्यथा अन्यथा जो शब्द हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है। इन्हीं अगर बेस पूछे, आधार पूछे संज्ञान का, तो 3 आधार हैं। इसमें आपका थोड़ा सतर्क ये रहना है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि 190(1)(a) और 190(1)(c) में डिफरेंस पूछा जाता है कि अगर परिवाद पर संज्ञान लिया और स्वयं के ज्ञान या अन्यथा संज्ञान लिया तो इसमें क्या अंतर है, अंतर पूछा जाता है। अंतर हम अभी बताएंगे। एक और सेक्शन इसके साथ आपका पढ़ना है 210(2)(10) यानी कि कौन सा सेक्शन को रिलेट करके पढ़ना है, तो वह सेक्शन है आपका 210। देखिए कह करके पहले फिर भूमिका बना दी जाए और तब आपका तीनों पॉइंटों को एक एक करके हम बताते हैं और फिर आपका कह सकते हैं कि जो अंतर है वह बताएंगे। देखिए एक एक पॉइंट। संज्ञान आपका प्रथम न्यायिक कार्यवाही होती है, यानी कि जब भी इंक्वायरी या ट्रायल प्रारंभ किया जाएगा तो सर्वप्रथम जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी वह कॉग्निजेंस होगी। बिना संज्ञान के न्यायिक कार्यवाही को सामान्यतः आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसका एक्सेप्शन एक सेक्शन में दिया गया है और वह सेक्शन है 319। ये क्वेश्चन मेंस में भी आपका 319 से बना है क्वेश्चन और इंटरव्यू में भी, कि क्या बिना संज्ञान के ट्रायल शुरू किया जा सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सामान्यतः बिना संज्ञान के विचारण प्रारंभ नहीं किया जा सकता, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका सेक्शन 319 में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, जहाँ की बिना संज्ञान के आरोप के निर्माण से कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि कॉग्निजेंस मान लिया जाएगा कि ले लिया गया है, जबकि वास्तव में कॉग्निजेंस लिया ही नहीं जाता, तो कहाँ से कार्यवाही शुरू कर सकता है न्यायालय, तो अच्छे से याद रखना है किस स्टेट से, तो चार्ज फ्रेम से, यानी कि आरोप के विरचन से या आरोप के निर्माण। तो एक सेक्शन जरूर याद रखिएगा, बिना संज्ञान के विचारण प्रारंभ, तो कौन सी धारा 219। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए 3 आधार संज्ञान के बताए गए हैं, एक परिवाद, दूसरा पुलिस रिपोर्ट और तीसरा स्वयं के ज्ञान या अन्यथा। इन 3 आधारों में से जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा तो किसी एक आधार पर लेगा, यानी कि या तो परिवाद पर लिया जाए, या तो पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाए, या स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा पर लिया जाए। अब यानी कि 3 आधारों में से किसी एक आधार पर ही एक बार में संज्ञान लिया जाएगा।
अब ये नहीं हो सकता कि परिवाद पर भी संज्ञान ले ले उसी मामले का, पुलिस रिपोर्ट पर भी ले ले, यानी कि दो आधारों पर एक ही अपराध का संज्ञान संभव नहीं है। संज्ञान एक बार लिया जाता है, किसी एक आधार पर लिया जाता है, तीन में से उसे एक आधार चुनना होगा कि जो भी चुने। अगर संज्ञान किसी दो आधारों पर ले लिया गया तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, तो इसके लिए हमारी सीआरपीसी की धारा 210 व्यवस्था करती है, यानी कि 210 भी काफ़ी पूछा जाता है, बार बार आपका टिप्पणी में भी, इंटरव्यू में भी, प्री में भी। तो अच्छे से समझिए, सामान्य बातों में आपका 210 देखा जाए। सीआरपीसी की धारा 210 ये बताती है कि यदि कंप्लेंट पर या परिवाद पर जांच या विचारण, यानी कि इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा हो और इसी दौरान न्यायालय को ये दिखाया जाता है कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो न्यायालय परिवाद पर जांच या विचारण को स्थगित करेंगे और पुलिस से पुलिस रिपोर्ट मांगेंगे। जब पुलिस रिपोर्ट आ जाएगी 173(2) के तहत, ऐसी दशा में अगर परिवाद वाला मामला और पुलिस रिपोर्ट वाला मामला सेम हो तो समस्या ये आई कि संज्ञान तो किसी एक आधार पर लिया जाएगा और यहाँ दो आधार हो गए, कौन कौन, परिवाद और पुलिस रिपोर्ट। तो कानून ये कहता है कि संज्ञान किसी एक आधार पर एक बार में दोनों आधारों पर नहीं, एक साथ दो आधार पर नहीं। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि अब परिवाद वाला मामला और पुलिस रिपोर्ट वाला मामला दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया था, यानी कि परिवाद पर नहीं, किस पर संज्ञान लिया गया था, ये माना जाएगा पुलिस रिपोर्ट पर। अब आइए आपका देखा जाए, भाई अगला देखा जाए, पहला है आपका 190(1)(a) देखा जाए। उन तथ्यों पर अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया है और उस परिवाद से अपराध का सृजन होता है तो मजिस्ट्रेट 190(1)(a) के तहत परिवाद पर काग्निजेंस ले सकता है। परिवाद की परिभाषा 2D में दी गई है। सीआरपीसी की धारा 2D में कंप्लेंट को परिभाषित किया गया है, परिवाद को परिभाषित किया गया है। परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में किया जा सकता है, यानी कि संज्ञेय मामलों में भी और असंज्ञेय में भी। आपका परिवाद में अपराध का उल्लेख करना आवश्यक है। परिवाद रिटेन या ओरल, यानी कि लिखित या मौखिक हो सकता है और इसमें मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग की जाती है और मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाउंड है, यानी कि बाध्य है। आपका अब जो टेक्निकल क्वेश्चन आपको पकड़ना है, थोड़ा सतर्क होकर पकड़ना है। आपका देखिए टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ कैसे आपका कंप्लेंट पर या परिवाद पर पकड़ना है। परिवाद पर जब भी टेक्निकल क्वेश्चन आपका पकड़िएगा तो 156, 155 का
खंड 2 कवर करिएगा, 156 का खंड 3 कवर करिएगा, 159 भी कवर करना है। फिर आपका 202 कवर करना है और आपका 200 से लेकर 203 लास्ट में कवर करना है। कि कंप्लेंट पर, परिवाद पर आपका इतनी धाराओं को कोरिलेट करके चलना है। अब एक एक करके चला जाए। अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपका असंज्ञेय मामलों में परिवाद किया गया है और मजिस्ट्रेट ने 155 के क्लाज 2 के तहत पुलिस को अन्वेषण का आदेश दिया है, इसका मतलब हुआ कि अभी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस या संज्ञान नहीं लिया है। फिर एक बार देखिए, यदि मामला नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय है, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया है और मजिस्ट्रेट ने क्या काम किया कि 155 के क्लाज 2 के तहत मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का आर्डर दिया। इसका मतलब ही ये हुआ कि अभी मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर संज्ञान नहीं लिया है, पहला। दूसरा देखिए, यदि मामला संज्ञेय था, कॉग्निजेबल था और मजिस्ट्रेट ने पुलिस को 156 के क्लाज 3 के तहत यानी कि धारा 156 के क्लाज 3 के तहत अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आर्डर दिया है, इसका मतलब हुआ कि अभी भी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया है। अभी संज्ञान नहीं लिया है तो पुलिस से क्या करवा रहा है? अन्वेषण। 159 भी देखना है। यदि पुलिस प्रारंभिक रिपोर्ट 157 के तहत भेजती है, एफआईआर के तुरंत बाद रिपोर्ट, और पुलिस ये कहती है कि वह न तो अन्वेषण करेगी न ही कराएगी, और तब मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देता है, तो अभी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान नहीं लिया, बल्कि किसको विवेचना करने का आदेश दिया है? तो आपका जवाब रहेगा पुलिस को। अगला पॉइंट ये करना है कि यदि मजिस्ट्रेट 202 के तहत इन्वेस्टिगेशन का आर्डर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर अपराध का संज्ञान ले लिया है। यानी कि अगर ये पूछे कि 202 के तहत अगर अन्वेषण का आदेश दिया जाता है, इसका मतलब ही ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया। संज्ञान के बाद 200 की कार्यवाही की और तत्पश्चात आधार अभी कमज़ोर था, तो 202 में इन्वेस्टिगेशन का आर्डर दिया है। तो फिर एक बार समझिए अच्छे से, आपका यदि 202 के तहत मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण का आदेश दिया है, तो यह आदेश अपराध के कॉग्निजेंस के पश्चात दिया जाता है, माने संज्ञान के बाद। अगर परिवाद पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, तो मजिस्ट्रेट बाध्य है कि वह सीआरपीसी की धारा 200 से लेकर 203 तक की कार्यवाही को संपादित करे। यानी कि परिवाद पर संज्ञान ले लिया है, तो कहाँ से कहाँ तक आपका धाराओं की प्रक्रिया का पालन करना होगा? तो 200 से लेकर कहाँ तक? 203। बस एक एक लाइन दिखा देना है। धारा 200 में परिवादी, और अगर परिवादी के पास गवाह हैं तो उनके गवाहों की परीक्षा अधिकारिता नहीं है तो 201, अगर
कार्यवाही को मुलतवी करना है तो अन्वेषण का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है 202 और परिवाद का खारिज किया जाना 203। यानी कि पर्याप्त आधार नहीं है तो कारण बताकर परिवाद को मजिस्ट्रेट क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। देखिए आप मेंस में लिखते समय थोड़ा शार्ट करना है, लेकिन ये जो धाराएं बताई जा रही हैं आपका इसको कोरिलेट करके ही लिखना है। और यहाँ 200 से 203 शॉर्टकट में लिखना है, क्योंकि परिवाद और उसकी प्रक्रिया अलग से मेंस में क्वेश्चन बनता है। तो इस अध्याय के बाद आपका वही अध्याय चलना है, 15 ही चलना है। अगला देखिए आपका पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। और अगर पुलिस रिपोर्ट पर लेता है तो 1901 के क्लाज बी के तहत लिया जाएगा। फिर याद रखिए, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान 190 बी में किया गया है। अब पुलिस रिपोर्ट होती क्या है और पुलिस रिपोर्ट में आपका कैसे क्या किया जाता है, तो पुलिस रिपोर्ट के लिए एक धारा 2R पढ़ेंगे, फिर 173 का क्लाज 2 पढ़ेंगे, फिर आपका पुलिस रिपोर्ट के 2 प्रकार हम पढ़ाएंगे। लेकिन एक शुरुआती दौर से शुरू किया जाए। पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। देखिए आपका पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में दी गई है। CRPC की धारा कोरिलेट करके मेंस में लिखना है। 2R हल्का सा दिखाएंगे, 173 2 दिखाएंगे उसके बाद। तो फिर एक बार देखिए, पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा 2R में दी गई है, जिसके अनुसार पुलिस द्वारा अन्वेषण के पश्चात 173 के क्लाज 2 के तहत भेजी गई रिपोर्ट को ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। यानी कि CRPC की धारा 173 के क्लाज 2 में जो पुलिस अधिकारी अन्वेषण के पश्चात मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है, उसी रिपोर्ट को एक लाइन में पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की हो सकती है। पुलिस रिपोर्ट 2 प्रकार की हो सकती है, या तो आपका साक्ष्य का पर्याप्त होना या दूसरा साक्ष्य का अपर्याप्त होना। जो साक्ष्य का पर्याप्त होना है इसे चार्जशीट हम कहते हैं, चालानी शीट कहते हैं, आरोप पत्र कहते हैं। यानी कि अगर पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट में ये लिखकर भेजा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो इसको एक नाम देते हैं क्या, चालानी शीट या चार्जशीट या आरोप पत्र। आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है। ये पुलिस रिपोर्ट ही कही जाएगी। जो दूसरा आपका पहलू है उसको देखा जाए। पुलिस रिपोर्ट का जो दूसरा प्रकार होता है वह FR होता है, या क्लोजर रिपोर्ट होती है, या अंतिम रिपोर्ट होती है, या मामले को बंद करने की रिपोर्ट होती है। लेकिन लीगल भाषा में हम कहते हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट भेजी है साक्ष्य अपर्याप्त की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट? साक्ष्य अपर्याप्त। अगर पुलिस ने ये रिपोर्ट भेजी है कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं, इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट उस अपराध का कॉग्निजेंस ले सकता है। साक्ष्य अपर्याप्त की भी रिपोर्ट पर
यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों को देखने से ये लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, लेकिन पुलिस ने निष्कर्ष ही गलत निकाला। यानी कि चूंकि संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर कहा गया है, न कि चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट पर, अतः फाइनल रिपोर्ट भी पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है और मजिस्ट्रेट फाइनल रिपोर्ट पर भी काग्निजेंस ले सकता है। लेकिन कब? जबकि दस्तावेजों से ये प्रतीत हो कि साक्ष्य क्या है? पर्याप्त। ये उसे प्रतीत हो, किसको प्रतीत हो? मजिस्ट्रेट को। इस प्रकार आपका दूसरा भी आप निकाल देंगे शॉर्टकट में। तीसरा महत्वपूर्ण है आपका, वह है स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा। ये जो सुमोटो से या स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसलिए किया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को किसी ने सूचना दी कि ये अपराध हुआ है, तो मजिस्ट्रेट को ये इनहेरेंट पावर होना चाहिए, यानी कि यह शक्ति होनी चाहिए कि वह अपराध के बारे में कार्यवाही कर सके। हो सकता है कि किसी ने परिवाद न किया हो, पुलिस भी आनाकानी कर रही हो, तो मजिस्ट्रेट न्याय हित में स्वतः भी कार्यवाही कर सकता है। इसीलिए ये अवशेषी प्रावधान बनाया गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अपराध के संज्ञान के बारे में रिजुडियरी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान या अवशेषी प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो जैसे ही रिजुडियरी, अवशेषी या अवशिष्ट पूछे, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कहाँ है? 190(1)(c) में। यानी कि जो ये स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा शब्द हैं, ये काफ़ी व्यापक हैं। वो अलग बात है कि मजिस्ट्रेट इसका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेटों को ये जो शक्ति दी गई है, ये व्यापक शक्ति दी गई है। दो तीन उदाहरण देखिए। किसी ने शिकायत की, या मजिस्ट्रेट ने पेपर में पढ़ लिया, या स्वयं अपनी आँखों से घटना देख ली, आपका सोशल मीडिया पर घटना को देख लिया, या किसी भी तरीके से मजिस्ट्रेट को ये ज्ञान हो गया कि यह अपराध किया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस अपराध का काग्निजेंस ले सकता है। सोशल मीडिया से भी, पेपर से भी आपका कह सकते हैं कि ये आपका, और इसीलिए इस प्रावधान को आपका संज्ञान के बारे में अवशेषी प्रावधान भी कहा जाता है, यानी कि रिजुडियरी प्रावधान भी कहा जाता है। इसीलिए अब आइए जो आगे आपका पूछा जाता है, वह आपका पूछा जो जाता है आगे, वह देखा जाए इंटरव्यू के लिए भी और आपका कंपटीशन के लिए भी। वह ये पूछा जाता है कि 190(1)(a) और 190(1)(c) में काग्निजेंस लेने में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या अंतर है। आपका ये क्वेश्चन बनता है। यानी कि एक चार्ट बना लीजिए। आपका दूसरे मॉडल से ये बनता है कि परिवाद पर संज्ञान लेने और किसी के शिकायत पर संज्ञान लेने, या किसी की सूचना पर संज्ञान लेने, या स्वयं के ज्ञान पर संज्ञान लेने में क्या डिफरेंस है। तो आपका ये चार्ट याद रखिएगा। 190(1)(a) इधर हम लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं आपका
190(1)(c). आपका सबसे पहले आपको ये गौर करना है कि 190(1)(a) के तहत जो काग्निजेंस लिया जाता है वह कंप्लेंट पर या परिवाद पर लिया जाता है, जबकि 190(1)(c) के तहत जो संज्ञान या काग्निजेंस लिया जाता है वह किसी की सूचना पर लिया जाता है या किसी की कंप्लेंट कहा जाता है। कंप्लेंट, परिवाद को कंप्लेंट कहेंगे, ये भी पूछा गया है। और सूचना को या 190(1)(c) में कंप्लेंट नहीं, कंप्लेन। कंप्लेन माने क्या हुआ? शिकायत। यही पूछा जाता है भाई कि आपका कंप्लेंट और कंप्लेन में, तो यही अंतर आपका बताना है। किसी की सूचना पर या किसी की शिकायत पर या अन्यथा ले सकता है, या अदरवाइज यानी कि किसी भी अन्य प्रकार से, स्वयं के ज्ञान पर भी, यानी कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? सुमोटो या स्व प्रेरणा पर भी, स्व प्रेरणा भी लिख सकते हैं कि सूचना, शिकायत या स्व प्रेरणा सब इसमें शामिल हैं। दूसरा देखिए आपका, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कंप्लेंट किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट से कार्यवाही किए जाने की डिमांड की गई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया गया है, परिवाद किया गया है, तो मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की क्या की जाती है? मांग। और अगर मजिस्ट्रेट को केवल सूचना दी गई है, केवल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या मजिस्ट्रेट से कंप्लेन किया गया है, तो केवल एक शिकायत की गई है, कार्यवाही की मांग नहीं की गई। यानी कि यहाँ कार्यवाही की मांग नहीं की जाती, बल्कि मजिस्ट्रेट को केवल और केवल अपराध की क्या दी जाती है? सूचना, जानकारी। ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर देखिए, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया है तो मजिस्ट्रेट बाउंड है, यानी कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य होता है। तीसरा देखिए, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही अगर कंप्लेंट किया गया है तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य होता है, कुछ न कुछ करेगा, भले परिवाद खारिज कर दे। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष सूचना दी गई है मजिस्ट्रेट को, या मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है, तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसका क्या है? विवेकाधिकार। यानी कि अगर आपका सूचना या शिकायत की गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो विवेकाधिकार है मजिस्ट्रेट को, चाहे तो वह कार्यवाही करे और चाहे तो न करे। अगला ये आपका, यदि परिवाद किया गया है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट को उस मामले में अधिकारिता नहीं थी और मजिस्ट्रेट ने सद्भावना पूर्वक उस मामले का काग्निजेंस ले लिया है, तो ऐसी दशा में अब ये देखना है कि अगर अधिकारिता की त्रुटि हो गई, यानी कि जुरिडिक्शन नहीं था और फिर भी मजिस्ट्रेट ने काग्निजेंस ले लिया, तो कौन से मामले में
कांग्निजेंस यानी कि ये त्रुटि क्षम्य है और कौन से मामले में अक्षम्य है। फिर एक बार दूसरे एंगल से देखिए, यदि मजिस्ट्रेट को परिवाद पर संज्ञान लेने की अधिकारिता नहीं थी और मजिस्ट्रेट ने सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया कि इस परिवाद पर उसे कांग्निजेंस लेने की अधिकारिता प्राप्त है और कांग्निजेंस ले लिया, तो ये जो अनियमितता हुआ, ये जो इगुरुल्टी हुई या ये जो त्रुटि हुई, ये त्रुटि क्षम्य होगी और कांग्निजेंस वैध माना जाएगा। तो आपका दो धाराएं कवर करना है, एक 460 करना है और दूसरा सीआरपीसी के 461। और जो 460 और 461 को रिलेट करके आप पढ़ेंगे, इसमें आप खंड भी देखेंगे। देखिए 460 का 460 का खंड ई पढ़ेंगे, ई, और 461 का क्लाज के। फिर एक बार इसको टेक्निकल है थोड़ा देखा जाए आपका, फिर एक बार देखिए, यदि मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं थी और सद्भावना पूर्वक उसने ये विश्वास किया कि उस मामले में उसे अधिकारिता है और कंप्लेंट पर अपराध का कांग्निजेंस ले लिया, तो ये जो अनियमितता होगी ये सीआरपीसी की धारा 460 ई के तहत क्षम्य होगी। क्षम्य का मतलब कि ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, कार्यवाही वैध मानी जाएगी, ये सतर्क रहना है। अब देखिए, अगर सीआरपीसी की धारा 190 1C के तहत कांग्निजेंस लिया गया है और मजिस्ट्रेट को उस मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था, तो ऐसी दशा में 461 के क्लाज के तहत यह अनियमितता अक्षम्य होगी और कार्यवाही दूषित हो जाएगी, यानी कि संज्ञान अवैध माना जाएगा। यानी कि किस पर अधिकारिता न होते हुए वैध माना जाएगा, परिवाद पर, और किस पर अधिकारिता नहीं है तो अवैध होगा, कंप्लेंट पर नहीं, कंप्लेंट पर या शिकायत पर या स्वयं के ज्ञान पर। अब दायरा किसका व्यापक है, अब ये देखा जाए तो परिवाद का दायरा सीमित है और सुमोटो का दायरा क्या है, व्यापक। ये भी दिखा सकते हैं भाई दायरा किसका व्यापक है, तो परिवाद का दायरा सीमित है, जबकि आपका इसका दायरा व्यापक है, व्यापक है। आप परिवाद कह सकते हैं कि सामान्य वे हैं और 190 1C आपका बताया गया अवशेषी प्रावधान करता है, लेकिन अगला अंतर आपका जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह लास्ट अंतर बताया जाए। यदि परिवाद पर कांग्निजेंस लिया गया है तो सीआरपीसी की धारा 191 का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर कंप्लेंट पर संज्ञान लिया गया है तो 191 का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर
शिकायत या सूचना या सुमोटो पर संज्ञान लिया गया है तो किस धारा का पालन किया जाएगा? तो पालन किया जाना 191 का आवश्यक है, अनिवार्य है। यानी कि कब अनिवार्य होगा? जब कांग्निजेंस किस पर लिया गया हो? आपका सुमोटो या शिकायत या सूचना, यानी कि अदरवाइज जो भी हो। अब यहाँ आपको थोड़ा तुरंत 191 समाहित कर लेना है। सीआरपीसी की धारा 191 में नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को समाहित किया गया। खूब पूछा जाता है। 191 अब अंतर समाप्त हो गया। अब आपका 191 को हमें पढ़ाना है तुरंत। सीआरपीसी की धारा 191 में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को समाहित किया गया है। और वह जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत समाहित है, इंटरव्यू में भी कई लोगों से पूछा गया, वह सिद्धांत है रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। रूल अगेंस्ट बायस या पक्षपात के विरुद्ध नियम। देखिए, पक्षपात के इसका पालन तभी किया जाएगा जब कांग्निजेंस 190(1) के तहत लिया गया हो, यानी कि स्वयं के ज्ञान पर या अन्यथा लिया गया हो। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट, अब इसमें है क्या समझ लीजिए, अगर मजिस्ट्रेट स्वयं के ज्ञान पर या किसी की शिकायत पर या किसी की सूचना पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है, तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट ये बताएगा कि हमने स्वयं अपनी इच्छा पर या शिकायत पर इस अपराध का संज्ञान लिया है। अगर अभियुक्त चाहें तो अपना मामला हमारे यहाँ से किसी अन्य मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करा सकता है। तो यदि अभियुक्त कहता है, मांग करता है कि ये मामला ट्रांसफ़र किया जाए, तो मजिस्ट्रेट बाध्य हैं कि वह मामला ट्रांसफ़र किया जाए। और आपका कह सकते हैं कि सीजीएम जिसको कहेंगे उसको, उस मजिस्ट्रेट को मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर कोई मजिस्ट्रेट स्वयं घटना देखा हो तो वह अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही माइंड मेकअप किया रहेगा कि मैंने घटना देखी है, तो हर हाल में इन्हें क्या करेंगे? दंडित। जबकि भाई न्यायालय अपने जानकारी के आधार पर दंडित न करे, बल्कि किस आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। अतः वह उस मजिस्ट्रेट से मामला संज्ञान के बाद दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वह मजिस्ट्रेट गवाह के रूप में पेश हो सकता है, उस मामले में गवाही दे सकता है कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से इस घटना को क्या किया था, देखा था। तो कौन सा नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत समाहित है, ये इंटरव्यू में कई लोगों से पूछा गया। तो आडि अल्टम पर्टम है नहीं, रीजन डिसीजन है नहीं, और मजिस्ट्रेट ने स्वयं घटना देखी थी और स्वयं जज बन बैठेंगे, तो कौन सा नेचुरल जस्टिस का नियम उल्लंघित होगा? रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम या अभिनत के विरुद्ध नियम। तो आपका कई बार इंटरव्यू में आ चुका है। ये 191 समाप्त हो गई। 192 ये है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेने के बाद या तो वह मामले को स्वयं जांच विचारण करे
या अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले कर दे, यानी कि सीजीएम को भी या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 192 कहती है कि कांग्निजेंस ले सकता है। लेकिन आपका 190 भी याद रखना है। सामान्यतः संज्ञान लेने की अधिकारता किसे सौंपी गई है? जनरली फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन सीजीएम भी ले सकता है। इसके बाद आपका 193 भी खूब क्वेश्चन बनता है। कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा कांग्निजेंस, अभी आपका ब्रेक के बाद बताया जाएगा, सीआरपी से ही चलेगी। आज भाई 199 तक प्रयास किया जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर समाप्त किया जाए ताकि कोर्स भी ज़्यादा लंबा है, स्पीड भी बनानी है। तो अभी आपका प्री वाले धाराएं 2-2, 3-3 लाइन बताई जाएंगी, मेंस वाली डिटेल में। तो